हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्मास्यूटिक्स के टॉप 20 सीरीज का पार्ट 4 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यानी पार्ट 4 से पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ा रखा है और हर एक पार्ट में एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप कि आपने उसको पढ़ा भी होगा और रिवीजन भी किया होगा। आगे पढ़ने के साथ साथ पीछे के रिवीजन को भी ध्यान रखना है। पार्ट 4 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। बच्चों के मन में डाउट आ रहा है क्या सर ये टॉप 20 सफिशिएंट है, अगर इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़े तो काम चल जाएगा? 100% काम चल जाएगा, क्योंकि टॉप 20 में जो मैं क्वेश्चन के आंसर को कवर कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से कवर करता हूँ जिससे आपका कुछ भी पेपर में बाहर नहीं जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप बस ये टॉप 20 फॉलो कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ लेंगे, आपका लॉन्ग भी होगा, शॉर्ट भी होगा, एमसीक्यूज भी यहीं से आएंगे। एंड कहते एक तीर से 3 निशाना, यस, है ना, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो चलो भैया क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल एड्स। क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स? एक्सप्लेन कलरिंग, स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। यानी फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं और कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वही बोल रहा है हिंदी में, फार्मास्यूटिकल एड्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। रंग मीठा करने वाले और स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के बारे में बताएं। तो एक्चुअली जो दवाएं बनती हैं उस दवाओं में जो आपका फार्मास्यूटिकल एड्स होता है उसका मतलब क्या है, और उसमें जो कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होते हैं वो सब क्या होते हैं, उसके क्या कुछ फ़ायदे नुकसान, ये सब चीज़ें पढ़ना है। देखो भाई, फार्मास्यूटिकल एड्स का मतलब क्या होता है इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक इमेज दिखाऊंगा, इससे समझ में आएगा। फार्मास्यूटिकल एड्स से पहले आपको समझना होगा एपीआई, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। देखो, कोई भी टैबलेट हो या कैप्सूल हो या सिरप हो, कोई भी डोजेस फॉर्म हो, डोजेस फॉर्म का मतलब है कोई भी दवा आप ले लो, उसमें आपका मेनली 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है एपीआई जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एक हिस्सा उसका होता है एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स या फिर फार्मास्यूटिकल एड्स। पीए लिख देता हूँ। एक्चुअली ये जो होते हैं ये हेल्पिंग एजेंट्स होते हैं, इसको हम लोग हेल्पिंग एजेंट्स कहते हैं। एडिटिव का मतलब ही होता है हेल्पिंग एजेंट्स, यानी मददगार एजेंट्स। किस चीज़ में हेल्प करता है मैं बताता हूँ। देखो, अगर डोलो 650 mg है तो डोलो 650 mg में एक टैबलेट में सिर्फ 650 मिलीग्राम उसमें क्या है, पैरासीटामोल है। तो एपीआई में आपका एक्चुअली वो पार्ट होता है दवा का, वो हिस्सा होता है जिसका थेरापेटिक इफेक्ट होता है। थेरापेटिक इफेक्ट मतलब क्या होता है पता है? थेरापेटिक इफेक्ट मतलब, थेरापेटिक इफेक्ट का मतलब है कि आपके बॉडी पे वो अच्छा इफेक्ट, मतलब मेडिसिनल इफेक्ट शो कर रहा है। अगर आप एक टैबलेट वजन 650 mg की एक टैबलेट ले लो, क्या उस टैबलेट का वजन सिर्फ 650 मिलीग्राम है? नहीं, मिलीग्राम बहुत कम होता है। तो उसमें और भी चीज़ें मिलाई गई हैं जिससे टैबलेट में, जैसे बाइंडिंग एजेंट होती है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होती हैं, है ना, हाँ, जिससे दवा को एक शेप दिया गया है, दवा को खाने लायक बनाया गया है। ऐसे नहीं तो सिर्फ पैरासीटामोल 650 mg दे दें तो इतना खराब स्वाद होता है कि आपके जीभ पर रखें तो आपको नोजिया जैसा फीलिंग होगा और कोई खा नहीं पाएगा, है ना। तो दवा में मेनली 2 हिस्सा होता है। एक तो उसका एपीआई होता है जिसमें एक्चुअली थेरेपेटिक इफेक्ट होता है जो बीमारी को ठीक करता है, और एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स या फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे हेल्पिंग एजेंट्स होते हैं जो थेरेपेटिक इफेक्ट शो करते हैं क्या? नहीं, थेराप्यूटिक इफेक्ट यानी कि कोई भी बीमारी को ठीक नहीं करता है। ऐसा नहीं कि वो दवा में वो बीमारी को ठीक कर रहा है, नहीं, नहीं करता है। थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता है, या तो होता है तो थोड़ा बहुत, लिटिल, बट मेनली दवा के मैन्युफैक्चरिंग में दवा को एक प्रॉपर शेप मेंटेन करना, दवा में बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटेड एजेंट दिया जाता है ताकि दवा को खाने योग्य बनाया जा सके, है ना। और कुछ बात करें, जैसे दवा में आपके कलरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं, तो अब जो कलरिंग एजेंट मिलाया जा रहा है उससे बीमारी थोड़ी ठीक हो रही है। फ्लेवरिंग एजेंट मिलाया जाता है दवा में, है ना। आप देखे होंगे अलग अलग फ्लेवर में, जैसे एंटासिड आपके मिंट फ्लेवर में आते, तो उसमें जो फ्लेवर ऐड किया गया है वो फ्लेवर से कहीं ना कहीं आपकी दवा की स्वाद बढ़ती है, जो कि खराब टेस्ट है उसको अच्छा टेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे स्वीटनिंग एजेंट है, मीठा किया जाता है, उससे बीमारी थोड़ी ठीक होती है। तो एक्सिपिएंट या एडिटिव्स वो हिस्सा होता है जिसमें, जिसके वजह से कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होती है, होती भी है तो थोड़ा बहुत लिटिल हो सकती है, लेकिन उसका दवा के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
और एपीआई दवा का वो हिस्सा होता है मेन कंपोजिशन जो कि बीमारी को ठीक करता है। जैसे अगर मैं कोई भी दवा का एग्जाम्पल ले लूँ, आपके सामने मैं एक दवा ले लेता हूँ एम्लोकाइंड 80। एम्लोकाइंड 80 को मैं ले लेता हूँ, चलो भाई एम्लोकाइंड 80 कहाँ है भैया, आ जाइए। एम्लोकाइंड 80 मैं दिखाता हूँ, ये देखो एम्लोकाइंड 80 की दवा आ गई हमारे पास, इसकी फ़ोटो देख लो। इसकी फ़ोटो से आप हमें बताना कि एम्लोकाइंड 80 का एपीआई क्या है। ये वाला फ़ोटो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें अच्छे से दिख रहा है। इसमें एपीआई क्या है और मैं आपको बताता अच्छे से समझा दूंगा एकदम बढ़िया से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे ये दवा है, देख लो, इसके अंदर ये दवा है एम्लोकाइंड 80, बीपी की दवा है, आपको पता होगा। इसमें एम्लोडिपिन और एटिनोलोल है। ये एक्चुअली इसका ब्रांड नेम है, इससे कुछ भी नहीं देखना होता है, ब्रांड नेम कुछ भी रखा जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं अपना कंपनी बना दूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जैसे मेरी अभी सेंट्रल फार्मेसी चल रही है यूट्यूब वगैरह, ठीक है। इन फ्यूचर मैं इसको इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दूँ तो सेंट्रोकाइंड, दवा का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ब्रांड नेम ऑफिशियल नेम नहीं होता है, मेन उसका कंपोजिशन होता है। तो इसके अंदर जो मेन कंपोजिशन है एम्लोडिपिन और एटिनोलोल है। तो इस दवा का एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या क्या हो गया, एम्लोडिपिन और एटिनोलोल, जो कि एक्चुअली थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगा। लेकिन उसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे अलग अलग एजेंट्स होते हैं जो कि दवा को खाने योग्य बनाने में मदद करते हैं, जो कि आपका एक्चुअली फार्मास्यूटिकल एड्स होता है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एड्स का डेफिनेशन क्या लिखेंगे द सब्सटेंस विच हैव लिटिल और नो थेरेपेटिक वैल्यू। थेरेपेटिक मतलब है मेडिसिनल वैल्यू, यानी उसका कोई भी चिकित्सीय लक्षण नहीं है, कोई भी बीमारी वगैरह ठीक नहीं कर रहा है ना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि द सब्सटेंस विच हैव लिटिल यानी बहुत कम या तो नो थेरेपेटिक वैल्यू बट इसेंशियली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन उसके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग उसके बिना नहीं हो सकती है। और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स, अलग अलग फार्मास्यूटिकल, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, इमल्सन हो, सस्पेंशन हो, सिरप हो, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको हम लोग कहते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। यानी फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका चिकित्सीय मूल्य बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन जिनका उपयोग विभिन्न फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण या मिश्रण में किया जाता है, ठीक है। उन्हें फार्मास्यूटिकल एड्स के रूप में जाना जाता है। यानी आपने क्या समझा, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है, ऐसे सब्सटेंस, देखो क्या लिखा है, द सब्सटेंस विच हैव लिटिल, इसके पास एकदम कम या तो नो थेरेपेटिक वैल्यू, ना के बराबर थेरेपेटिक वैल्यू, बट इसेंशियली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन बहुत जरूरी हो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपाउंडिंग ऑफ द वेरियस फार्मास्यूटिकल्स, अलग अलग फार्मास्यूटिकल के कंपाउंडिंग में बहुत जरूरी हो, उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं। अयान खान कह रहे सर सिर्फ देख के पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा है, तो भाई लिख के पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर भाई देख लो इधर उधर कहीं पे, अगर आपको लग रहा है कहीं इधर उधर भटकना है तो भटक जाओ, फिर आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। हाँ, अभी आपने फार्मास्यूटिकल एड्स देख लिया। दे मे बी ऑब्टेन्ड बाय मैनी सोर्सेज लाइक एनिमल्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स, सिंथेटिक। ये जो आपके फार्मास्यूटिकल एड्स हैं अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से प्राप्त हो सकते हैं, जैसे एनिमल से, वेजिटेबल से, मिनरल से, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। दे आर नॉट एपीआई, ये एपीआई होते हैं क्या, यस और नो, दे आर नॉट एपीआई, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ये नहीं होते हैं, दे आर नॉट एपीआई, ठीक है। ये एपीआई क्या होता है फार्मास्यूटिकल एड्स, नहीं, एपीआई नहीं होता है। एपीआई का फुल फॉर्म याद रख लेना, एक बार एग्जाम में पूछा गया है। सारे बच्चे बताओ एपीआई का फुल फॉर्म। एपीआई मतलब होता है दवा का मेन कंपोजिशन, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि दवा के आपके बॉडी में बीमारी को ठीक करेगा, है ना। हाँ, तो ये आपका हो गया। उन्हें जानवरों, सब्जियों और खनिजों, सिंथेटिक जैसी कई स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। ये एपीआई यानी सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, वही आपके एग्जाम में मैंने बता दिया, इस तरीके से लिख देना, डोजेज फॉर्म दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट्स। एपीआई का थेरेपेटिक वैल्यू होता है, एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स या फिर फार्मास्यूटिकल एड्स, बात बराबर, जो कि दवा के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मददगार होते हैं। वही चीज़ें दिखाया गया है। ड्रग मतलब है एपीआई, ये एपीआई है और ये एक्सिपिएंट्स है, ये दोनों मिलकर के डोजेज फॉर्म बनते हैं। जैसे ये देखो एपीआई है, एपीआई है, ये डोजेज फॉर्म है। जब डोजेज फॉर्म में से एक्सिपिएंट्स को आप बाहर निकाल दोगे, एक्सिपिएंट्स यानी फार्मास्यूटिकल एड्स, हेल्पिंग एजेंट्स, इसको जब बाहर निकाल दोगे, माइनस कर दोगे, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, एपीआई ही तो बचेगा।
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। अब कोई भी फार्मास्यूटिकल एड्स कैसा होना चाहिए, है ना, कोई भी फार्मास्यूटिकल एड्स जैसे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, कुछ भी अलग अलग एजेंट यूज होते हैं जिससे दवा को अच्छा बनाया जाता है, तो वो कैसा होना चाहिए, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला है वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली स्टेबल क्यों ज़रूरत है सर? तो इसलिए ज़रूरत है, इसलिए उसको केमिकली स्टेबल होना चाहिए क्योंकि अगर वो केमिकली स्टेबल नहीं होगा तो वो रिएक्ट कर जाएगा, है ना, हाँ, और वो ज़्यादा इधर उधर रिएक्शन वगैरह शो करेगा तो दवा की एफिकेसी को ख़राब करेगा। ऐसा नहीं कि दवा में मिलाएं और वो दवा के साथ जाके रिएक्ट कर गया और ख़राब हो गया, तो ऐसा भी नहीं है। रिक्वायर्स लेस इक्विपमेंट, उसको यूज करने के लिए कम से कम इक्विपमेंट की आवश्यकता हो। नॉन रिएक्टिव हो, अगर केमिकली स्टेबल होगा तो नॉन रिएक्टिव होगा, यानी ज़्यादा रिएक्शन ना शो करे। नॉन टॉक्सिक, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, जहरीला हो, तो कैसे यूज करेंगे, तो नॉन टॉक्सिक हो। इकोनॉमिकल, यानी कि भाई बजट में हो, सस्ता हो, ज़्यादा महंगा नहीं हो। एफिशिएंट इन यूज, यानी यूज़ में एफिशिएंट हो, यानी आसानी से उसको यूज कर सकें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फार्मास्यूटिकल एड्स में तो अलग अलग सोर्सेज के, कि अलग अलग सोर्स से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल सोर्स हमने बताया कि जो फार्मास्यूटिकल एड्स हैं वो आपके मन में होगा कुछ एग्जांपल दीजिए सर। जैसे जिलेटिन, आपने सुना है जिलेटिन, देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है बगल में, जिलेटिन जो एनिमल सोर्स से प्राप्त होते हैं। अच्छा बताओ तो कैप्सूल का आउटर कवर, जो कैप्सूल आप लोग देखे हो, कैप्सूल का जो आउटर कवर है वो किससे बना होता है, बताना रोहित भाई, चौहान जी बताओ भाई, आनंद बाबू, कैप्सूल का आउटर कवरिंग किससे बना होता है? इक्विपमेंट मतलब है बहुत ज़्यादा मशीनरीज का इस्तेमाल ना करना पड़े। अब्दुल रहमान बता रहे हैं जिलेटिन, वेरी गुड, जिलेटिन का बना होता है, ठीक है। कैप्सूल चाहे वो कैसा भी हो, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हो या सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हो, ये सब कैप्सूल आपके जिलेटिन के बने होते हैं। और जिलेटिन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है पता है? एनिमल्स, जानवरों के, एनिमल्स के बोन्स एंड स्किन्स, बोन्स एंड स्किन के एक्सट्रैक्शन से बनता है। जानवरों के चमड़ियों और हड्डियों को गला करके बनाया जाता है जिलेटिन, है ना, ये फैक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये जिलेटिन क्या है, ये सिर्फ एक कवर है। क्या बीमारी को ठीक करती है जिलेटिन? नहीं, कोई बीमारी को ठीक नहीं करती है। इसके अंदर जो ये पाउडर या लिक्विड रहता है वो एक्चुअली एपीआई होता है, वो एक्चुअली एपीआई होता है, यानी ड्रग होता है जो कि बीमारी को ठीक करता है। ये जो आउटर कवर है जिलेटिन तो सिर्फ एक आउटर कवर है, ये इसलिए यूज होता है ताकि कोई दवा है जो उसका बहुत खराब स्वाद है, जैसे विटामिन ए का कैप्सूल, बहुत खराब स्वाद होता है विटामिन ए का, तो उसको एक कवर, एक ऐसे जिलेटिन कवर में डाल दो जिससे कि आपको खराब टेस्ट का पता ना चले। तो एनिमल सोर्स में यही सब है, जो मतलब फार्मास्यूटिकल एड्स वही होता है जो बीमारी को ठीक नहीं करे, लेकिन दवा बिना जिलेटिन के बन नहीं सकता कैप्सूल, है ना, हाँ। वैसे बीज वैक्स का भी इस्तेमाल होता है। बीज वैक्स ऐसा नहीं कि एकदम होगा ही नहीं, थोड़ा बहुत इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे बीज वैक्स यानी मधुमक्खी का मोम, हनी, शहद का भी इस्तेमाल होता है। आप बोलेगे शहद सर, तो शहद का तो मेडिसिनल इफेक्ट है, मैंने बोला ना थोड़ा बहुत हो भी सकता है। लैक्टोज, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में शहद का इस्तेमाल मीठा के लिए करने के लिए, स्वीटनिंग एजेंट के लिए किया जाता है। नवाब तलीब, अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है मेरे भाई, 10-15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। लैक्टोज आदि, ठीक है। अगर मैं प्लांट सोर्स की बात कर रहा हूँ, वनस्पति स्रोत में, जैसे स्टार्च, ये स्टार्च आपका हो गया। टर्मेरिक, हल्दी हो गया, जैसे विक्को टर्मेरिक क्रीम में विक्को टर्मेरिक अक्सर एज ए कलरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। अकेसिया का गम यूज़ किया जाता है, पिपरमिंट यूज़ किया जाता है ना, हाँ। मिनरल सोर्स के तौर पर आपके टाल्क, सिलिका, कैलामाइन, पैराफिन, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल एड्स हैं, ठीक है। वैसे सिंथेटिक सोर्स में, ये देखो कैप्सूल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे दिखाया हुआ भी इमेज में है कि जो भी इसके कैप्सूल के आउटर कवरिंग है। अब कैप्सूल भी दो प्रकार का होता है, एक कैप्सूल पुछ पुछ करता है जिसको सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कहते हैं, और एक कैप्सूल है जो हार्ड होता है जिसको हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कहते हैं। खैर इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए। सिंथेटिक सोर्स में जैसे बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, पोविडोन का इस्तेमाल करते हैं, ये सब फार्मास्यूटिकल एड्स है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं आपने देख लिया, और उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे क्या कुछ होते हैं वो सब देख लिया। अब है 1 बाय 1 हम लोगों को कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट पढ़ना था। ये भी तो एक प्रकार का फार्मास्यूटिकल एड्स ही तो है। देखो कलरिंग, स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट हम लोगों को पढ़ना है। कलरिंग एजेंट कलर प्रदान करता है, देखो अलग अलग कलर दे रहा है।
स्वीटनिंग एजेंट मीठा प्रदान करता है। फ्लेवरिंग एजेंट देखो जैसे ये आपका म्यूकन जेल मिंट फ्लेवर में अवेलेबल है, तो ये अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड करता है। ये भी एक प्रकार का फार्मास्यूटिकल एड है। बीमारी को ठीक करने में तो मदद नहीं करता, लेकिन हाँ दवा को थोड़ा अच्छा बनाने में, पेशेंट के लिए थोड़ा सा बढ़िया बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है। Coloring agents are mainly used to impart a distinctive appearance to the pharmaceutical dosage form. Yes, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, थोड़ा डिफरेंट। अगर सारा दवा उजला ही होगा तो अच्छा लगेगा नहीं, तो कुछ मतलब डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस, थोड़ा सा अलग रूप देने के लिए दवा को कलर किया जाता है। ठीक है। रंग एजेंट यानी कलरिंग एजेंट मुख्य रूप से दवा की खुराक के रूपों को एक विशिष्ट उपस्थिति प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। हाँ, अब ये आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ कलरिंग एजेंट, अब चाहे वो कोई भी कलरिंग एजेंट हो उसके क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होने चाहिए, तो वो सबसे पहली बात है नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो कलरिंग एजेंट मिक्स किए और पेशेंट को थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट शो कर रहा है, टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। यानी कि नॉन टॉक्सिक यानी विषहीन, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, फ्री फ्रॉम हार्मफुल इंप्योरिटीज़, उसमें किसी प्रकार का हार्मफुल इंप्योरिटीज़ नहीं होना चाहिए, हानिकारक अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। हैव नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कोई भी उसमें शारीरिक और जैविक प्रभाव ना हो, क्योंकि ये एक फार्मास्यूटिकल एड है, वो सिर्फ कलर देने का काम करे। अनअफेक्टेड बाय लाइट, ऐसा नहीं कि लाइट पड़े तो वो दवा का कलर खराब हो जाए, तो लाइट से भी अनअफेक्टेड होना चाहिए। अनअफेक्टेड बाय रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर उसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट से वो किसी प्रकार का उस पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए उसके कलर पे। डज नॉट इंटरफेयर विथ टेस्ट्स, यानी परीक्षा ऐसा नहीं कि उसका कलर बहुत अच्छा हुआ लेकिन उस कलरिंग एजेंट का स्वाद बहुत खराब है, जैसे दवा का स्वाद खराब हो गया, तो वो भी नहीं, उसका टेस्ट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलो, हाँ जिलेटिन मोस्टली नॉनवेज होता है। हाँ, कुछ वेज वाले जिलेटिन आते हैं लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, तो जनरली आप जो मार्केट में देखते हो सब नॉनवेज वाला है। ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ कलरिंग एजेंट, फ़ायदे क्या हैं कलरिंग एजेंट के? फ़ायदे ये हैं कि दिस दे प्रोवाइड एलिगेंस और बेटर अट्रैक्टिव अपीयरेंस टू द प्रोडक्ट। यस, ये उत्पाद को सुंदरता और बेहतर आकर्षक रूप प्रदान करते हैं। करेक्ट, ये बहुत अच्छा दिखाता है दवा को। इन अर्ली स्टेज टॉक्सिसिटी ट्रीटमेंट, अर्ली स्टेजेज ऑफ टॉक्सिसिटी ट्रीटमेंट, कलर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग। देखो भाई, मैं समझाता हूँ। कह रहा है कि अगर मान लो कोई दवा, किसी का ओवर डोजिंग हो गया, बहुत ज़्यादा दवा ले लिया है, तो उस कंडीशन में अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई या पॉइजन ले लिया है, तो उस कंडीशन में उसको हम उल्टी कराते हैं, उल्टी में भी वो कलर आएगा, तो हम पहचान पाएंगे कि अच्छा ये कलर आ रहे हैं, इस दवा को लिया है, मोस्टली ज़्यादा चांस है। तो अर्ली स्टेज ऑफ टॉक्सिसिटी ट्रीटमेंट, यानी टॉक्सिसिटी अगर हुई है तो उसका ट्रीटमेंट करना आसान होता है। कलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग, यानी कि विषाक्तता के प्रारंभिक उपचार में, यानी अगर किसी को पॉइजनस इफेक्ट हुआ है तो उस कंडीशन में रंग दवा की तेजी से पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आप देख लो, वाइग्रा का एक अलग ही कलर किया जाता है, इसको ब्लू कलर या तो रेड कलर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं दवा की दुकान पे भी बैठता था, एक समय था। ठीक है, शुरुआत तो वहीं से सफ़र का शुरुआत होता है, फार्मेसी वालों का आपको भी पता होगा। तो वहाँ पे एक चाचा हैं और उनका आगे का दांत 2 गो नहीं था। ठीक है, इधर से था, इधर से था, माँ 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 बोलता है तो कैसे बूढ़ा लोग, और वो हमको नीला वाला गोली मांग रहे थे। वो उनको नाम नहीं पता है कि वाइग्रा या क्या नहीं है, वो नीली वाली गोली मांग रहे थे, नीला वाला गोली दे दूँ ना, दे दूँ ना, ऐसे हम लोग की तरफ होता है। तो हमारे भैया भी थे, सीनियर फार्मासिस्ट हमारे भैया जी थे, हम तो नहीं समझ पाए भाई नीला नीला गोली क्या बोले। हम पूछे दिक्कत क्या है बाबा, बताइए, दिक्कत के हिसाब से दवा दे देंगे। क्या नाम? तो नहीं, वो नीला वाला गोली है, दहू ना। तब फिर मेरे भैया देखे हम देखो भाई, हम समझ सकते थे कि वाइग्रा शायद मांग रहे हैं, लेकिन अब उम्र का भी लिहाज, 70 से प्लस होंगे, 70-75 हो सके तो 80 क्रॉस कर रहे होंगे, लेकिन अभी भी पीछ पे टिके हुए हैं, है ना। तो वही वाली बात है, हम अनुमान नहीं लगा पाए कि भाई 80 साल की उम्र में वाइग्रा तो कोई लेने आएगा नहीं, लेकिन एग्जैक्टली भैया, जब मैं बोले भैया समझिए, देखिए क्या बोल रहे हैं, तो बोले क्या महाराज तेहू का बारे हो, चल हटा, बस वो तुरंत से एक पत्ता लिए और उसको लिफाफा में करके दे दिए। तो कलर आइडेंटिफिकेशन जरूरी होता है किसी लेमैन के लिए, है ना। सचिन अग्रहरी कहते हैं कि सर वाइग्रा का काम क्या है? ये वाइग्रा का काम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसका होता है, जिसके कि पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इरेक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इरेक्शन को लाने के लिए, है ना।
तो वही बोल रहे हैं कि कलरिंग एजेंट का काफ़ी इफेक्ट है। डिफरेंट कलर्स ऑफ द ड्रग हेल्प डॉक्टर्स आइडेंटिफाई द मेडिसिन गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ट्रीटमेंट। यानी डिफरेंट कलर ऑफ द ड्रग, यानी ड्रग के अलग अलग कलर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं डॉक्टर को आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा पेशेंट को मेडिसिन देना है। ठीक है, यानी कि दवाओं के विभिन्न रंग डॉक्टर को पिछले उपचार के दौरान रोगी, अब मान लो पहले कुछ दवा दिए थे, अब दवा उसको नाम याद नहीं है कि हमको कौन सा दवा दिए थे, लेकिन अगर वो बता रहा है कि नहीं वो लाल रंग की गोली थी, तो एक अनुमान लगा सकता है कि समस्या इनको ये है, तो लाल रंग की गोली हमने दिया था तो शायद वो वाली दवा दिए होंगे। तो दवाओं के विभिन्न रंग से थोड़ा उपचार करने में और पिछले हिस्ट्री को पहचानने में आसानी होती है। डॉक्टर बिकम्स फेमिलियर विथ प्रोडक्ट कलर, प्रोडक्ट कलर के साथ फेमिलियर होते हैं, विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ मेडिसिन। हाँ, दवा का कलर अट्रैक्टिव होता है, अच्छा होता है, तो उस दवा का सेल भी अच्छा होता है। डॉक्टर उत्पादों के रंग से परिचित हो जाते हैं, जिससे दवा की बिक्री में भी मदद मिलती है। ठीक है, ये थे कलरिंग एजेंट्स। ठीक है, अब आते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स। स्वीटनिंग एजेंट्स जो कि दवाओं में क्या प्रदान करते हैं, मिठास प्रदान करने का काम करते हैं। दे आर एडेड इन द प्रिपरेशन टू हाइड और मास्क बिटर टेस्ट ऑफ द मिक्सचर। यस, अगर दवा का कोई बिटर टेस्ट है यानी खराब टेस्ट है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि उसमें से जो खराब टेस्ट है उसको मास्क कर सके। स्वीटनिंग एजेंट क्यों मिलाया जाता है, इन्हें दवा में मिलाया जाता है ताकि कड़वे स्वाद को छुपाया जा सके। अगर कोई दवा है उसका स्वाद कड़वा है तो उसको छुपाया जा सके। हाँ, सुक्रोज कैन बी यूज्ड इन सिरप, सिरप में इस्तेमाल करते हैं, एलिक्सर्स में, लोजेंजेस में, ताकि क्योंकि देखो जो भी सिरप है वो थोड़ा मीठा होता है, थोड़ा स्वाद अच्छा होता है, एलिक्सर्स भी, और लोजेंजेस जो आप चूसते हो ना, स्ट्रेप्सिल्स, विक्स, उसमें भी थोड़ा बहुत सुक्रोज का इस्तेमाल होता है। तो ये स्वीटनिंग एजेंट हैं जो कि आपके उपयोग में होते हैं, जैसे सॉर्बिटोल, सैक्रिन, सोडियम, ये सब एग्जाम्पल हैं स्वीटनिंग एजेंट के। ठीक है, हाँ। अब देखो क्लासिफिकेशन भी याद रख लेना स्वीटनिंग एजेंट्स के। स्वीटनिंग एजेंट्स में एक होता है नेचुरल स्वीटनर्स और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल को न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स कहते हैं, यानी कि जो पोषक स्वीटनर है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक लाइक लेस स्वीट एंड लेस कैलोरीज, ये बहुत कम क्या कहते हैं, कम मीठे होते हैं और कम कैलोरी को देता है। इनकी विशेषता होती है कि ये कम मीठे और कम कैलोरी वाले होते हैं। जैसे एग्जांपल में फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी स्वीटनिंग एजेंट है, लेकिन ये नेचुरल है, जिसमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ये देता होता है, क्या कहते हैं, एनर्जी देता है, यानी एक ग्राम फ्रक्टोज लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। इज सेम एज सुक्रोज, ये भी सुक्रोज के जैसा है। एज इट डज नॉट लीड टू फ्लक्चुएशन इन द ब्लड शुगर, ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशन नहीं दिखाता है। सुक्रोज लोगे तो ब्लड शुगर बढ़ा सकता है, लेकिन फ्रक्टोज ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता है। देयरफॉर इट इज़ हेल्दियर चॉइस फॉर द डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट के लिए ये वाला जो थोड़ा बढ़िया होता है ना। हाँ, फ्रक्टोज देख रहे हो, एक बार थोड़ा हम वाइग्रा का एग्जाम्पल क्या दे दिए, सब अभी तक शिलाजीत। यहाँ पे ना देखो, हमारे देश में यही दिक्कत है, हमारे देश के जो युवा हैं वो एक ऐसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं जिसका कोई महत्व नहीं है ना। समझ रहे बात को, आप इस टाइम पर जिस चीज़ के पीछे हाथ मुंह धो करके पड़े हुए हो ना बाबू, खुल के बोलता हूँ, वो चीज़ एक समय पे आपके पास होगा और आप फिर समझ रहे हो ना, एक लाइफ का प्रोसेस है। क्यों आप अभी भी शिलाजीत, और शिलाजीत अभी से ही आपको चाहिए नहीं ना भाई, ऐसा क्यों करते हो यार, हैं बताओ यार। थोड़ा सा वाइग्रा और शिलाजीत सुन लिए, इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ यार। हैं ऐसे कैसे काम चलेगा, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे दो यार। आदित्य सर बता रहे थे कि सर हम पढ़ा रहे थे ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बच्चे पूरे मज़े ले रहे थे। मुझे अब ये नहीं पढ़ाना है सर, आप पढ़ा लीजिएगा ये टॉपिक। हम बोले अरे सर बच्चे थोड़ा मज़े लेते हैं। अरे ठीक है, मज़े लेना सही है, थोड़ा हंसना मुस्कुराना चाहिए, लेकिन थोड़ा क्लास पे भी ध्यान रखना चाहिए। हम कहाँ आगे बढ़ चुके हैं, हो गया। जैसे देखो कोई टॉपिक सुने, थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान आया, थोड़ा सा ठीक है मुस्कुराए, ठीक है, लेकिन आगे आप कंटिन्यू कर जाइए, नहीं उसी पे चिपके हैं। पूरा क्लास इसका वाइग्रा पे ही चलेगा, हो सके तो कोई इधर उधर कुछ कांड ना कर दे, और फिर दिन भर सोते रहोगे। भाई देख लेना यार, अपने शरीर को बचाओ यार चलो, फ्रक्टोज ध्यान रखना, जो कि 4 कैलोरी पर ग्राम सुक्रोज के समान होता है। यह रक्त शर्करा में उतार चढ़ाव नहीं करता है, इसलिए मधुमेह रोगियों के लिए बेहतर विकल्प होता है। ठीक है,
इट इज़ 1.5 टाइम्स स्वीटर देन शुगर एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर फूड बिजनेस। ये चीनी से 1.5 गुना अधिक मीठा होता है, खाद्य उपयोग के लिए अच्छा किफ़ायती भी होता है। सब्सटीट्यूट न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स शुगर्स अल्कोहल फॉर एग्जाम्पल जैसे सुक्रोज, सॉर्बिटोल, लैक्टिलोल, ये सब विकल्प हैं जो कि शुगर अल्कोहल जैसे सुक्रोज, सॉर्बिटोल, लैक्टिलोल है जो कि स्वीटनिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। वैसे नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स जैसे कि आर्टिफिशियल, इसको हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्वीटनर्स, ये स्ट्रॉन्ग स्वीटनर्स होते हैं। देयरफॉर ओनली स्मॉल क्वांटिटी इज सफिशिएंट टू स्वीटनिंग द फूड प्रोडक्ट्स, बहुत कम मात्रा। जैसे सैक्रीन बहुत ज़्यादा मीठा होता है, एक चुटकी सैक्रीन ना बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा एकदम आइसक्रीम वगैरह जो भी आप खाते हो उसमें चीनी थोड़ी मिलाया जाता है, वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, सैक्रीन वगैरह मिलाया जाता है। और ये सैक्रीन कार्सिनोजेनिक भी होता है, कार्सिनोजेनिक भी होता है, कैंसर काउजिंग भी होता है, ध्यान रखना। यानी ये बहुत अधिक मीठे होते हैं, इसलिए भोजन को मीठा करने के लिए बहुत इनकी थोड़ी मात्रा पर्याप्त होती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसी को आर्टिफिशियल स्वीटनर भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें कृत्रिम स्वीटनर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स एस्पार्टेम, सैक्रीन, साइक्लामेट, एल्टीएम, क्या कहते हैं एलिटेम, ठीक है, ठीक है। एस्पार्टेम, सैक्रीन, साइक्लामेट, एलटीए, क्या कहते हैं एलिटेम, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, ड्रग्स बोल रहा हूँ, ये स्वीटनिंग एजेंट्स हैं जो कि आपके क्या होते हैं बताओ, नॉन न्यूट्रिटिव यानी कि आपके आर्टिफिशियल हैं। एस्पार्टेम, सैक्रीन, साइक्लामेट, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं सर? तो ऐसे एजेंट्स जो कि अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। दे टेंड टू चेंज डिसएग्रीएबल टेस्ट ऑफ ड्रग इनटू एग्रीएबल टेस्ट, यानी दवा के खराब टेस्ट को अच्छा टेस्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, यानी दवा के अप्रिय स्वाद को सुखद और स्वीकार्य स्वाद में बदल देते हैं। डिसएग्रीएबल टेस्ट को एग्रीएबल टेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि अच्छा टेस्ट होता है दवा का। दिस इंक्रीजेज पेशेंट कंप्लियंस, पेशेंट कंप्लियंस बढ़ता है। मेक्स देन मोर प्लेटेबल और टेस्टी, जिससे दवा रोगी अगर दवा को खाना चाहेगा तो अच्छे से खा पाएगा। इससे रोगी दवा को आसानी से लेता है और दवा अधिक स्वादिष्ट बनती है। दिस कैन बी डन बाय वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज, जैसे कि एक अलग अलग प्रोडक्ट्स से, जैसे आपके साल्टी फ्लेवर अलग होते हैं, बिटर फ्लेवर अलग होते हैं, स्वीट फ्लेवर अलग होता है, खट्टा फ्लेवर अलग होता है। अगर सॉल्टी फ्लेवर बनाना है तो उसके लिए एप्रिकट आता है, बटर स्कॉच आता है, पिच आता है, ये सब साल्टी फ्लेवर देता है। बिटर में चॉकलेट आता है, मिंट आता है, पैशन फ्रूट आते हैं, ये सब बिटर फ्लेवर देते हैं। स्वीट के लिए वनीला होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बेरीज होते हैं। सावर के लिए सिट्रस फ्रूट, खट्टा फल, जैसे लेमन, ऑरेंज, ये सब हो गया, रासबेरी हो गए, ये सब खट्टा फ्लेवर देने का काम करते हैं। एडवांटेजेज ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या हैं? स्वाद लेने वाले पदार्थों के क्या लाभ होते हैं? तो अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द मेडिकामेंट इज मास्क्ड बाय द फ्लेवरिंग एजेंट। अगर कोई दवा का खराब टेस्ट है यानी अनप्लीजेंट टेस्ट है तो उसके टेस्ट को मतलब खराब टेस्ट को मास्क किया जा सकता है। मतलब कह सकते हो मास्क लगाना, मुंह ढक देते हो, वैसे खराब टेस्ट को ढक दिया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट दवा के अप्रिय स्वाद को छुपा देता है, ठीक है। दीज एजेंट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग पेशेंट कंप्लियंस फॉर द च्यूएबल टैबलेट्स, जैसे अल्बेंडाजोल वगैरह होता है, तो आप कोई कुछ ऐसे भी च्यूएबल जैसे लिम्सी वगैरह हो गए, च्यूएबल टैबलेट्स होते हैं, उसको चबा के खाया जाता है, चूस के खाया जाता है, तो ऐसे टैबलेट में ये सब मिलाए जाते हैं। ये एजेंट्स चबाने वाले टैबलेट्स के लिए रोगी के स्वीकार्यता यानी कंप्लियंस को बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट कहाँ यूज़ करते हैं? तो वही वाली बात है, फ्लेवरिंग एजेंट यूज्ड इन द मास्किंग डिसएग्रेबल ऑर्डर टेस्ट ऑफ द मेडिसिन, यानी किसी मेडिकेशन का खराब टेस्ट हो, डिसएग्रेबल टेस्ट हो, तो उसके पेशेंट के एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए, ताकि पेशेंट उसको एक्सेप्ट करे दवा को, उसके लिए फ्लेवरिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है। फ्लेवरिंग एजेंट दवाओं की अप्रिय गंध या स्वाद को छुपाने में मदद करते हैं, जिससे रोगी को दवा के प्रति स्वीकार्यता बढ़ती है। दे इंड्यूस एन एक्सेप्टेबल फ्लेवर इन द मेडिकामेंट, यानी ये दवा में स्वीकार्य सुखद स्वाद उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका फ्लेवरिंग एजेंट भी खत्म होता है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप जवाब देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जवाब दो, क्वेश्चन के आंसर करो, फिर मैं समझूंगा कि हाँ भैया समझ गए। फार्मास्यूटिकल एड्स आर ऑल्सो कोल्ड, फार्मास्यूटिकल एड्स को और किस नाम से जानते हैं? कार्सिनोजेनिक मतलब होता है कैंसर काउजिंग। आंसर आ रहा है आप लोगों का ए। चलो बहुत बढ़िया। फार्मास्यूटिकल एड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एन एडिटिव्स, इसी को हम एडिटिव्स भी कहते हैं। आंसर ए। एपीआई स्टैंड्स फॉर, एपीआई का मतलब क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट, एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो एपीआई का मतलब फुल फॉर्म है, ये भी पूछा हुआ है काफ़ी बार, तो याद रखना
क्या हो जाएगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मैंने बताया ना टॉप 20 इज मोर देन एनफ, इसको आप अच्छे से पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा पेपर में, एमसीक्यू तक भी नहीं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। नेक्स्ट है सैकरीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सैकरीन किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स, नहीं नेचुरल तो नहीं है, सैकरीन आर्टिफिशियल होता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स नहीं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का एग्जाम्पल है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं। आज रात के 9 बजे फार्मास्यूटिक्स का PYQ स्टार्ट करने वाला हूँ। 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, HAP PYQ खत्म हो गया, फार्मास्यूटिक्स का 2025 का PYQ स्टार्ट करूंगा आज रात 9 बजे उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर, उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर, तो सभी लोग जरूर जुड़ना, ठीक है। चलो, विच इज अ नेचुरल स्वीटनर, इसमें से नेचुरल स्वीटनर कौन सा है, ब्रिलियंट ब्लू, सुक्रोज, E133, E132, याद रखना सुक्रोज, सुक्रोज इज द नेचुरल स्वीटनर, जबकि सैकरीन आर्टिफिशियल है। सॉर्बिटोल यूजफुल मेनली एज स्वीटनिंग एजेंट, सोल्यूबलाइजर, सरफेक्टेंट, इमल्सिफायर। तो सॉर्बिटोल भाई मीठा करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फार्मास्यूटिकल एड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है, स्टार्च, टाल्क, जिलेटिन, पोविडोन, जवाब दो। कौन सा ऐसा फार्मास्यूटिकल एड है जो कि एनिमल सोर्स से हमें प्राप्त होता है। तो आंसर क्या करोगे आप लोग, जिलेटिन, हाँ सी आंसर जिलेटिन, ठीक है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका फाइनली आपका लेक्चर अभी के टाइम पर ख़त्म होता है, ओके। चलो गाइस, तो ओवरऑल आज के क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा, क्या होता है फार्मास्यूटिकल एड्स, है ना। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स वो सब्सटेंस है जिसमें नो या लिटिल थेरेपेटिक वैल्यू हो, लेकिन इसेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग ऑफ द वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। API ये नहीं होते हैं, ध्यान रखना। एंड ये आपके इसके आइडियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होना चाहिए, कलरिंग एजेंट, फिर मैंने फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट सबको पढ़ाया। स्वीटनिंग एजेंट में कौन सा न्यूट्रिटिव स्वीटनर है, कौन सा नॉन न्यूट्रिटिव है, कौन सा आर्टिफिशियल, कौन सा नेचुरल, ये सब थोड़ा ध्यान रखना, हो जाएगा काम, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड यूं ही मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।